नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 4 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, आप सभी ने सैटरडे को यानी 2 नवंबर को जो बर्थडे की यानी जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों का देखो प्यार ही है जिसके बदौलत 9 साल हो गए डिस्कशन में कंटिन्यू कर पाया। अदरवाइज़ तो देखो कब का बीच में छोड़ दिया होता। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत आभार आपका। मेरी भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जल्दी से जल्दी आप इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लें, जीवन में समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा करें। आज देखो वैसे 4 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंडिया ईरान रिलेशन से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे विवेक देब्रोए, जिनके बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, उनकी डेथ हो गई। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन भी थे। तो आज उनका काइंड ऑफ लास्ट आर्टिकल है, वो डिस्कस हम कर लेंगे। और फिर एक इशू हम डिस्कस करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। यहाँ पे व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज रोंग अबाउट एग्रीकल्चर। मतलब देखो पूरा कांग्रेस पार्टी को यूँ लगा जैसे कांग्रेस हरियाणा में उनके साथ हैं, फिर भी वो इलेक्शन हार गए। तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि इतना ज़्यादा किसान प्रोटेस्ट के बावजूद बीजेपी कैसे इलेक्शन जीत गई। तो मुझे वो एक बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल तो लगा नहीं। एक आर्टिकल है तो 2 मिनट में आपको जो पॉइंट, एक पॉइंट है 2 मिनट में जो पॉइंट निकल के आता है वो मैं आपको बता दूंगा। और आगे चलने से पहले कोड डिस्कस कर लेते हैं। कोड देखो ये है, आज का जो युग है ना, इंफॉर्मेशन की तो बाढ़ है। जैसे बाढ़ आती है ना तो पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, पानी अनकंट्रोलेबल होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से तबाही मचती है। तो आज ना इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। इंफॉर्मेशन जो है वो अनकंट्रोल हो चुकी है, इतना ज़्यादा हो चुकी है इंफॉर्मेशन की, उससे तबाही मच रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना क्लैरिटी ख़राब कर देती है। इतने ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। जैसे मुझे याद है आज से कुछ साल पहले तक ना, पहले क्या होता था, कुछ आर्टिकल्स आते थे, अच्छे आर्टिकल्स आते थे जिनको हम डिस्कस करते थे और बहुत पॉइंट्स निकल के आते थे। बट आजकल ना इतने आर्टिकल्स आते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कुछ काम के नहीं होते। तो अच्छे आर्टिकल ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। तो उसी प्रकार से देखो इतने जीबी का आर्टिकल, इतने जीबी का डेटा हर दिन पब्लिश हो रहा है अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स पे। अगर जीवन में देखो क्लैरिटी हो ना तो आपका कितना टाइम सेव हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन बल्कि ना डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, टाइम वेस्ट करती है। आप बेटर डिसीजंस नहीं ले पाते इतने सारी इंफॉर्मेशन की वजह से। जैसे सिग्नल के साथ बहुत ज़्यादा ना साउंड आ जाता है। अब ये जो साउंड है ना, ये क्या करता है, सिग्नल को सुनने नहीं देता। जो बात हम तक पहुंचनी चाहिए ना वो पहुंच नहीं पाती। ये दिक्कत है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया ईरान रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी ना 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था रशिया के शहर कजान में। उस समिट के दौरान देखो कैसे रशिया ने अपना आइसोलेशन दूर करने की कोशिश की, रशिया के एक शहर में समिट करवा के। और समिट से ठीक पहले इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ एलएसी पर डिसएंगेजमेंट से संबंधित। इन इश्यूज पर तो काफ़ी तवज्जो मिली, काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए। बट देखो एक इशू ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, इंडिया और ईरान के प्रीमियर्स की आपस में बातचीत, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति की आपस में बातचीत। देखो इंडिया और ईरान दोनों सिविलाइजेशनल फ्रेंड्स हैं, मतलब दोनों की जो सिविलाइजेशन है काफ़ी पुरानी है, काफ़ी महान सिविलाइजेशंस हैं दोनों की। ईरान जो अभी देखो इजराइल के साथ युद्ध की सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें तो इजराइल ने ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब दे दिया है। अब कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो ऐसी बोल रही हैं कि ईरान फिर से जवाब देगा इजराइल को। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद ईरान अब जवाब नहीं देगा, मतलब युद्ध की सिचुएशन में है इजराइल के साथ में। तो ना इस मुलाकात के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने ये रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया की जो पोजीशन है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है पिछले कुछ सालों में। और इंडिया की ना आज के समय में काफ़ी डिमांड है। जैसे यूक्रेन रशिया वार में इंडिया की काफ़ी डिमांड है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ईरान ने भी इंडिया को बोला कि भाई आप ना हमारी मदद करो, इजराइल के साथ डी एस्केलेशन में
मतलब सिचुएशन को थोड़ा ठंडा करने में, युद्ध को एक्सपेंड होने से रोकने में आप हमारी मदद करो। ये पहली बार था जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिले और दोनों ने ये इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि देखो इंडिया और ईरान के बीच में ना पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो पोटेंशियल ना अभी तक अचीव नहीं हुआ है। जब भी देखो ईरान के साथ रिश्तों की बात आती है ना, तो दो तीन चीज़ों की बात हम जरूर करते हैं। जैसे एक तो छबार पोर्ट, छबार पोर्ट के एक टर्मिनल के लिए इंडिया ने ईरान के साथ 10 सालों का एग्रीमेंट साइन किया है। फिर इसके बाद हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करते हैं। ये देखो इस रूट की, रशिया तक पहुंचने का ये लाल वाला रूट, अभी रशिया सामान भेजना हो तो ये नीले वाले रूट से जाता है, काफ़ी लंबा पड़ता है। तो बात हुई है कि ये लाल वाला रूट इस्टेब्लिश किया जाए। ये एक प्रकार से शॉर्टकट है रशिया में सामान भेजने के लिए। बट देखो इंडिया ईरान के रिश्तों में ना पोटेंशियल जस्ट इन दो तीन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईरान में ना क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के ना बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2021 तक ईरान में 209 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व थे और 33,988 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की नेचुरल गैस के रिजर्व थे, जो कि देखो वेस्ट एशिया के ऑयल रिजर्व का 24% है और पूरे वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व का 12% ईरान में है। इवन देखो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बावजूद ना, आप देखिए ईरान का मई 2024 में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 3.4 मिलियन बैरल पर डे था और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट मार्च 2024 में 1.61 बैरल पर डे। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बावजूद ईरान अच्छा खासा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और अच्छा खासा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और छबार पोर्ट की हमने बात की, छबार पोर्ट की सिग्निफिकेंस देखो अच्छी खासी है। जैसे भारत का कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट, दोनों पोर्ट से काफ़ी शॉर्ट एंड इजी एक्सेस है छबार पोर्ट का। इसके अलावा देखो छबार पोर्ट ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बाहर है, आउटसाइड है। अगर कल को देखो इस स्ट्रेट में यहाँ पे अंदर की साइड पर्शियन गल्फ में कोई लड़ाई वगैरह होती है तो उससे छबार पोर्ट प्रभावित नहीं रहेगा क्योंकि ये आउटसाइड है। और छबार पोर्ट की सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि ना अफगानिस्तान में डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इस छबार पोर्ट के थ्रू। ये देखो इसलिए छबार पोर्ट से लेके यहाँ पे जहेडान तक रेल लाइन इस्टेब्लिश हो रही है और रेल लाइन का जो काम है ना काफ़ी फास्ट चल रहा है। ये देखो ये छबार पोर्ट से लेके जहेडन का तक का ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है रेल नेटवर्क का। फिर देखो जहेडन से लेके जहरांज तक अगर रोड बन गया, आगे तो रोड अच्छा है जहरान से लेके डेलाराम तक अफगानिस्तान में। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ एक बार सब कुछ मिटा के। देखो ये छबार पोर्ट है, छबार पोर्ट से जहेडन तक ईरान में है ये, यहाँ पे रेल लाइन इस्टेब्लिश हो रही है और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अब जहेडन से लेके जहरान तक रोड नेटवर्क अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए ना, तो फिर सीधा छबार से लेके डेलाराम और फिर काबुल तक अच्छी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। कल को देखो अफगानिस्तान में हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी है, मदद भेजनी है, तो पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा इंडिया ईरान के थ्रू बिल्कुल आसान रास्ते से अफगानिस्तान में मदद भेज सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो मई 2019 से पहले जब तक सैंक्शंस नहीं लगे थे ना ईरान के ऊपर, प्रतिबंध नहीं लगे थे ट्रेड के लिए, तो ईरान ना इंडिया के क्रूड ऑयल जरूरतों का ऑलमोस्ट 12% पूरा कर रहा था। मतलब 12% क्रूड ऑयल हम ईरान से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखो एकदम से सैंक्शंस लग गए और फिर इंडिया ने ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया। तो राइटर ये बोलते हैं एक बार ऑयल इंपोर्ट फिर से उसी लेवल पे आ गया ना, तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है इंडिया ईरान के बीच में। जैसे देखो 1993 से ना ओमान एंड ईरान, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे है ईरान, दोनों के बीच में ना एक अंडर सी पाइपलाइन इस्टेब्लिश करने की बात चल रही है 1993 से। अगर ईरान और ओमान के बीच में ये पाइपलाइन इंडिया तक एक्सटेंड होती है तो सोच के देखिए इंडिया को कितना फ़ायदा होगा। तो मतलब कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी है। इसके बाद इवन डिफेंस में कोऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं राइटर। ईरान ने ना पिछले कई सालों में बहुत सारे नए नए वेपन्स बना लिए हैं, जैसे शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आर्म ड्रोन्स। ईरान के पास आज के समय में ना सस्ते टिकाऊ छोटे ड्रोन्स हैं जो ईरान
रशिया को बेच भी रहा है रशिया यूक्रेन वार में, और रशिया काफ़ी बढ़िया यूज़ कर रहा है इन ड्रोन्स का यूक्रेन के अगेंस्ट। इंडिया को भी देखो ऐसे ड्रोन्स की आवश्यकता है, तो इंडिया ईरान आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं इस क्षेत्र में। फिर देखो ईरान की पाकिस्तान के साथ कोई खास नहीं बनती, पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं बावजूद इसके, और इंडिया की भी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, आपको पता है। तो ईरान और इंडिया दोनों देखो जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं दोनों। और फिर देखो इंडियन ओशन में और पर्शियन गल्फ में, मतलब इंडियन ओशन का अरेबियन सी हिस्सा, तो यहाँ पे ना ईरान के पास काफ़ी स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन है। जैसे आप ये देखिए पूरा, चलो पर्शियन गल्फ के अंदर है तो ये तो पर्शियन गल्फ के बाहर है, तो इंडिया के शिप्स अगर ईरान के पोर्ट पे जाके रिफ्यूलिंग के लिए रुकते हैं, खाना वगैरह लेने के लिए रुकते हैं, जिसे बोलते हैं पोर्ट कॉल। पोर्ट कॉल मतलब ज़रूरी सामान के लिए कोई शिप जो है किसी पोर्ट पे जाता है, और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ शेयर करने के लिए हमारे इंडियन कंपनीज जो हैं वो ईरान के पोर्ट्स पे लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ शेयर करती हैं। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे वहाँ पे कोई वेयर हाउस वगैरह है, तो भी देखो इंडिया को ना इससे एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे भी कोऑपरेशन का स्कोप है। फिर लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो ईरान के साथ ना रिश्तों में रुकावट सबसे बड़ी चीज़ है वेस्टर्न सैंक्शंस और इजराइल के साथ इंडिया की दोस्ती। बट देखो जिस प्रकार से रशिया और वेस्ट के बीच में इंडिया ने बैलेंस इस्टेब्लिश किया है ना, मतलब यूक्रेन वार स्टार्ट होने के बावजूद इंडिया रशिया से तेल परचेज करता रहा। शुरू में वेस्टर्न कंट्रीज फ्रस्ट्रेट हुए, बट हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिए कि भाई तुम भी तो परचेज कर रहे हो, हम क्यों ना करें। तो इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए काम किया, तो आखिरकार वेस्ट भी मान गया कि हाँ ठीक है, इंडिया के रशिया के साथ रिश्ते अलग जगह हैं, हमारे साथ अलग जगह हैं। उसी प्रकार से देखो ईरान के फ्रंट पे भी ना इंडिया को रशिया जैसा काम करना होगा और नेशनल इंटरेस्ट में काम करना होगा, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आके ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंधों को इंडिया माने और ईरान के साथ दोस्ती ना करे। ये इंडिया को नहीं करना है, समझे। इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बरतनी है और अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है। फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, जैसे इनके जो सुप्रीम लीडर है ना खामेनी, इन्होंने ना एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले की बात है, ट्विटर पे इन्होंने लिखा था कि जैसे गाजा में मुस्लिम्स सफ़र कर रहे हैं उसी प्रकार से इंडिया में कश्मीर में भी मुस्लिम्स सफ़र कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर दिया था। तो भारत की सरकार ने उस समय ज़बरदस्त स्टेटमेंट देकर रिजेक्ट कर दिया था खामेनी की स्टेटमेंट को। बट देखो दोनों देशों के लीडर्स को ना इस प्रकार की स्टेटमेंट से बचना चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और यह भी समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट आ भी जाती है ना तो ये रिश्तों को डिरेल ना कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि इस प्रकार के एक दो कमेंट की वजह से रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाएं, डिरेल हो जाएं, ट्रैक से हट जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल इंडिया ईरान रिलेशंस से संबंधित हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल है विवेक देब्रॉय का। विवेक देब्रॉय के देखो हमने बहुत आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, यूपीएससी एस्पायरेंट्स ने इनके आर्टिकल से बहुत कुछ यूज़ भी किया होगा। अब इनकी देखो डेथ हो गई है। ये ना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन थे, बट इनकी डेथ हो चुकी है। तो एक आर्टिकल इन्होंने लिखा था, अभी लास्ट ही आर्टिकल था शायद, तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में है ये आर्टिकल। न्यू इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस से अलग है, दोनों में डिवाइड हो गया था पहले। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस साउथ इंडिया का एक न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा फेमस नॉर्थ इंडिया में है, समझ गए। जैसे पुरानी दुकान नहीं होती प्रेम दी हट्टी, फिर वो भाई अलग हो जाते हैं तो नई दुकान न्यू प्रेम दी हट्टी ऐसे लिख देते हैं, तो वैसा ही है इंडियन एक्सप्रेस और न्यू इंडियन एक्सप्रेस। तो इनका आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है, आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। काइंड ऑफ आखिरी आर्टिकल है इनका, तो डिस्कस कर लेते हैं एज ए ट्रिब्यूट, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। ये कहते हैं, शुरुआत वाला पोर्शन तो थोड़ा कम यूज़ होने वाला है। ये बोलते हैं देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना तो मेरे फादर भाग कर आ गए थे ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में, तो वो ना उस समय अपने बीए का ना सर्टिफिकेट नहीं ले पाए थे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाया। इस वजह से ना भारत में वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो उन्होंने कसर निकालने की सोची मेरे लिए कि मैं अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो मुझे उन्होंने पढ़वाया 9वीं क्लास तक और बाद में तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। पॉइंट वो ये देना चाहते हैं कि देखो आज़ादी के बाद से और उससे पहले से हमेशा से ना
एक कल्चर रहा है कि पेरेंट्स ना अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कई बार पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं बच्चों को विदेश भेजने के लिए। क्योंकि देखो इंडिया में ना एजुकेशन के लिए लोन आसानी से मिलता नहीं है। जैसे आप कंपेयर करोगे ना, जर्मनी में तो हायर एजुकेशन फ्री है, यूएस में हायर एजुकेशन कॉस्टली है लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाती है और लोन मिल जाता है। इवन जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे भी हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, बट हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में आज के समय में हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट जानते हो कितना है? 28% है। यहाँ पे देखो 28% है ग्रोस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। हमारे देश में अगर पूछोगे ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल एजुकेशन में कितना है, मतलब जितने स्कूल वाली जो एज होती है उसमें से 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 100%। इस चीज़ में हमने अच्छा काम किया है। मतलब 100 के 100 बच्चे जो उस एज में होते हैं ना, स्कूल जाने वाली एज में, हमारे देश में 100 के 100 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्वालिटी वाला मैटर अलग है, क्वालिटी नहीं है स्कूल्स में, वो एक अलग इशू है, लेकिन स्कूल वाली एज में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट हायर एजुकेशन वाली एज में 100 में से सिर्फ 28 बच्चे हायर एजुकेशन संस्थानों में जा पा रहे हैं। अब कोरिया से कंपेयर करें ना, साउथ कोरिया से, 1970s में ग्रोस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में साउथ कोरिया में 10% था, अब बढ़ के वहाँ पे 100% हो गया है। यानी साउथ कोरिया में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाली एज में ना आज के समय में 100 में से 100 बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे देश में सिर्फ 100 में से 28। अब रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में हायर एजुकेशन में लो एनरोलमेंट के। सबसे पहली चीज़ तो देखो, हमारे देश में ना क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की कमी है, अच्छे क्वालिटी वाले इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। दूसरा देखो, स्कूल एजुकेशन तो ना अपने आप में एंड इन इट सेल्फ है। अब स्कूल एजुकेशन के बेस पे जॉब थोड़ी ना लगनी है, स्कूल एजुकेशन के बेस पे तो बस दुनिया में आदमी सर्वाइव कर सकता है। थोड़ा बहुत चीज़ें पता लग गई, थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई, प्लस माइनस ये सब सीख लिया, हाँ ठीक है 10th तक थोड़ा ज़्यादा सीख जाएंगे। लेकिन बात यह है, हायर एजुकेशन तो कोई पर्सन करता ही इसलिए है कि उसके बेस पे जॉब लग जाए। समझ गए? हायर एजुकेशन बहुत सारे लोगों के लिए एक मीन है कि हायर एजुकेशन हासिल करेंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, जॉब मिलेगी। लेकिन हमारे देश में दिक्कत ये आ रही है, जैसा कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कि ना इतनी खराब क्वालिटी की एजुकेशन है आज के समय में, लोगों की जॉब लग नहीं पाती। इंडस्ट्रीज को कुछ अलग चाहिए, हायर एजुकेशन में सिखाया कुछ अलग जा रहे हैं। तो ना विवेक देब्रॉय अपने इस आर्टिकल में ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं, मैं कोलकाता गया, वहाँ पे मेरी ना कैब ड्राइवर से बात हुई, मतलब सरकारी गाड़ी थी उसके ड्राइवर से बात हुई, जिसान नाम था। अब जिसान की सैलरी ना सरकार की तरफ से ड्राइवर था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए 50,000 पर मंथ थी। अब है क्या, 50,000 में ना 10,000 रुपये तो वो बंदा किराया दे रहा। किराया देने के बाद में 2 बेटे हैं, 2 बेटे में से एक को समझ में आ गया कि हायर एजुकेशन मेरे लिए नहीं है, उसने इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट की जॉब पकड़ ली। लेकिन दूसरा जो बच्चा था ना वो एस्पायरेशनल था, उसने अपने फादर को यानी जिसान को कन्विंस करवाया कि ना मुझे आप दिल्ली भेजिए, मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगा। तो जिसान ने ना अपने छोटे बेटे को दिल्ली भेजा, एक कंप्यूटर कोर्स करवाया एक यूनिवर्सिटी में, कुछ MCA BCA कुछ भी होगा। तो मतलब लेकिन ना वो करने के बाद में जिसान के छोटे बेटे की ना जॉब नहीं लगी, बहुत ढूंढा, 1 साल तक ढूंढता रहा वो, उसका छोटा बेटा, जॉब मिली नहीं। तो विवेक देब्रॉय कहते हैं कि देखो इतना सेक्रीफाइस किया जिसान ने अपने छोटे बेटे के लिए, दिल्ली में रहता था, 15,000 महीने का खर्चा था, और चलो उस पर एजुकेशन पे इतना खर्च नहीं आया, लेकिन फिर भी काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए और जॉब नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जो कोर्स, जो डिग्री जिसान के छोटे बेटे ने हासिल की ना, उसमें वो चीज़ें सिखाई नहीं गई जो आज के समय में कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को चाहिए। तो वो टोटली वेस्ट हो गया। बहुत पैसा, बहुत सेक्रीफाइस किए जिसान ने अपने छोटे बेटे के लिए, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। तो बाद में विवेक देब्रॉय ने उससे और बातचीत की, तो जिसान कहता है कि अब मैं अपने छोटे बेटे को ना विदेश में भेजूंगा और इसके लिए मुझे 1 करोड़ लोन चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे बैंकों ने मना कर दिया, लेकिन मैं किसी लोकल मनी लेंडर से लोन लूंगा और अपने छोटे बेटे को विदेश में भेजूंगा। विवेक देब्रॉय कहते हैं, मैंने ना जिसान को खूब समझाया कि भाई मत करो, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ। तो इस पूरे एग्जाम्पल से, पूरे एनेक्डोट से ना विवेक देब्रॉय ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहली तो देखो हमारे देश में ना ग्रोस इनरोलमेंट, पहली तो बात
हायर एजुकेशन में अच्छी नहीं है क्योंकि कॉलेज अच्छे नहीं है और सीट्स बहुत कम है, इसलिए मजबूरी में लोगों को ना विदेश जाना पड़ता है। मजबूरी में लोग विदेश जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वालिटी सीट्स नहीं है और सीट्स हैं भी कम। और दिक्कत जो सीट्स हैं उनका भी देखो, इंडस्ट्री के साथ में अभी लिंकेज नहीं है। जो स्किल उनको चाहिए वो स्किल हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिस्टम फटा हुआ है। सीधी सी बात सीधे लफ्जों में बोलें, बहुत ईमानदारी से सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। मुझे जानते हो सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ का होता है? 9 साल हो गए मुझे एडिटोरियल डिस्कस करते करते। 9 साल पहले भी मैं यही चीज़ बोल रहा था, आर्टिकल्स में यही चीज़ आती थी कि ना लिंकेज नहीं है। जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्रीज वालों को जिस चीज़ की जरूरत है, आपको भी समय हो गया होगा सुनते सुनते, अरे करते क्यों नहीं है भाई, कर दो ना यार। मान लिया डिफिकल्ट है, इतना थोड़ी ना मुश्किल होगा कि सरकार ये कर नहीं पा रही है, क्या दिक्कत क्या है। बहुत दुख होता है यार। मतलब कोई अपना बहुत पैसा इन्वेस्ट करके बीटेक करता है, कोई और प्रोफेशनल कोर्स करता है, लेकिन बाद में कुछ होता ही नहीं है। जॉब ही नहीं लग पाती, वो पूरा हाथ पैर मारता है लेकिन जॉब लग ही नहीं पाती है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, 29 अक्टूबर को ना इंडिया श्रीलंका जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज की 6th मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में एक बार फिर से बोला गया कि फिशरमैन जो हैं आपस में बात करें और जो भी इश्यूज हैं, मैं बताता हूं पूरा इशू। पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूं क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन के, पहले आप वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम बेसिक्स एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे। ये ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका है। देखो सदियों से, कई सदियों से इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं वो इस पूरे एरिया में ईजिली मछली पकड़ते आए हैं, फिशिंग करते आए हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि देखो पहले वाले समय में फिशिंग के रिसोर्स में कोई कमी भी नहीं थी, मछलियां थी भी अच्छी खासी। तो इंडिया के मछुआरे श्रीलंका के नजदीक जाते भी तो क्या दिक्कत हो सकती थी। लेकिन देखो अब ध्यान से सुनिएगा, 1974 और 1976 इन सालों में ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन हो गया, यानी मैरीटाइम बाउंड्री डिफाइन हो गई। ये जो लाल रंग की आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये लाल रंग की बाउंड्री। और ये कब इमर्ज होकर आई? ये 74 और 76 के एग्रीमेंट्स के बाद आई। आप बोलोगे सर 2 सालों में एग्रीमेंट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे देखो पाल्क स्ट्रेट में एग्रीमेंट हो गया था 1974 में, और फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल में एग्रीमेंट साइन हो गया था 76 में। तो ओवरऑल इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इमर्ज होकर आ गई 76 के बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब ये जो बाउंड्री लाइन इमर्ज होकर आ गई ना, उसके बाद तो इंडिया के जो मछुआरे थे वो ये लाल रंग की बाउंड्री क्रॉस करके श्रीलंका के साइड नहीं जा सकते, और श्रीलंका के मछुआरे ये लाल रंग की बाउंड्री क्रॉस करके इंडिया की साइड नहीं जा सकते। शुरुआत में तो देखो इस कंसेप्ट को ना ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब इंडिया के फिशरमैन मछुआरे ये बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस करके श्रीलंका की साइड चले भी जाते तो ऐसा नहीं कि श्रीलंका की नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती, उन्हें मारती, नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। और मीनवाइल देखो 1983 के बाद से श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। 83 से सिविल वार जो स्टार्ट हुआ वो 2009 तक चला। अब 9 तक चला ना, एक चीज आपको बताता हूं, श्रीलंका के नॉर्थ में जो फिशरमैन रहते थे ना, वो इस सिविल वार के कारण ना डिस्प्लेस हो गए। उनको श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ा, अलग अलग इलाकों में जाना पड़ा, यानी श्रीलंका के नॉर्थ में फिशरमैन की संख्या कम हो गई। और श्रीलंका की नेवी भी बिजी हो गई सिविल वार में, श्रीलंका की नेवी सिविल वार में बिजी हो गई। तो इस वजह से भी इंडिया के जो मछुआरे थे वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके श्रीलंका के साइड आते तो कोई रोकने वाला नहीं था। क्यों रोकने वाला कौन होता? श्रीलंका की नेवी, वो सिविल वार में बिजी है। श्रीलंका के मछुआरे विरोध करते कि भाई तुम हमारी साइड क्यों आ रहे हो, वो वैसे ही सिविल वार के कारण डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो भी सिविल वार के कारण भी इंडियन मछुआरों को रोकने वाला कोई नहीं था। फिर देखो क्या हुआ, 2009 में ना सिविल वार समाप्त हो गया। सिविल वार समाप्त हो गया। अब श्रीलंका के जो फिशरमैन श्रीलंका के नॉर्थ को छोड़ के चले गए थे, वो श्रीलंका के नॉर्थ में वापस आ गए। अब वो मछली पकड़ने के लिए जाते अपने आसपास, तो वहां पे देखते इंडियन फिशरमैन को, तो वो विरोध करने लगे कि भाई
आप अपने साइड में मछली पकड़िए ना, आप हमारे साइड में मछली पकड़ने क्यों आ रहे हो? आप हमारे फिशेस के स्टॉक को खत्म कर रहे हो। तो ये श्रीलंका के फिशरमैन की शिकायत, श्रीलंका के फिशरमैन श्रीलंका की नेवी को बोलते कि भैया भारतीय मछुआरों को यहां से भगाइए आप। और श्रीलंका की जो नेवी थी वो भी फ्री हो गई सिविल वार के बाद में, वो भी अच्छे से अब पेट्रोलिंग वगैरह करने लगी। तो श्रीलंका में सिविल वार के खत्म होने के बाद में यहां पे इंडियन फिशरमैन के श्रीलंका की नेवी के साथ में कन्फ्लिक्ट्स की खबरें आनी स्टार्ट हो गई। अब एक दिक्कत यह है, इंडिया के जो मछुआरे हैं ना वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछोगे सर ये ट्रॉलर्स क्या होते हैं? ट्रॉलर्स में क्या होता है, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना उसको बिल्कुल समुद्र के बेड से पूरा ड्रैग किया जाता है। मतलब मछली पकड़ने वाले जाल को काफी नीचे से ड्रैग किया जाता है और उसके अंदर ना बाकी चीजें भी आ जाती हैं। जैसे यंग फिशेस आ गई, अभी उनको पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो यंग है, उनको कोई नहीं खाएगा। अंडे आ गए मछलियों के, इसके अलावा और बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज आ गई मछलियों की, इसके अलावा दूसरे मरीन एनिमल्स आ गए जिनको कोई नहीं खाएगा। तो मतलब ट्रॉलर्स जिसमें मछली पकड़ने वाले जाल को नीचे से बहुत ज्यादा ड्रैग किया जाता है, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं और अंडे आ जाते हैं मछलियों के, यंग मछलियां आ जाती हैं, जिससे ना मछलियों का स्टॉक जो है वो खत्म हो जाता है। अब इंडिया के मछुआरे थोड़े अमीर, वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका के मछुआरों की और शिकायत कि भाई आप तो एडवांस इक्विपमेंट्स जैसे ट्रॉलर्स लेके आ जाते हो और हमारे लिए मछलियां मिलती नहीं है, हम तो ट्रेडिशनल मेथड से मछलियां पकड़ते हैं, आप सारी मछलियों का स्टॉक खत्म कर देते हो। तो इस चक्कर में ना 2009 के बाद फिर श्रीलंका की नेवी ना उन इंडियन फिशरमैन को उन्होंने पकड़ना स्टार्ट कर दिया जो इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके आगे आते श्रीलंका की साइड। लेकिन जब श्रीलंका की नेवी इन मछुआरों को पकड़ती ना तो फिर तमिलनाडु में जो सरकार है वो बोलती भारत सरकार को कि आप श्रीलंका से बात कीजिए, वो हमारे फिशरमैन को पकड़ रहे हैं, उनकी बोट्स को पकड़ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो 2009 के बाद से ही ना ये चीज चलती आ रही है और अभी भी कंटेक्स्ट यही है। श्रीलंका की नेवी ने 25 जून की मॉर्निंग को एक ऑपरेशन कंडक्ट किया इंडियन फिशरमैन को भगाने के लिए, जो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की साइड चले गए। और इस ऑपरेशन में ना एक श्रीलंकन नेवी के जवान की मौत हो गई और उन्होंने भारतीय मछुआरे भी घायल हुए, बहुत सारे भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया, उनकी बोट भी इंपाउंड कर ली। तो अब तमिलनाडु की सरकार बोल रही है भारत सरकार से हमेशा की तरह का आप इनसे बात कीजिए, हमारे मछुआरे छुड़वाइए और बोट छुड़वाइए। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी बोला कि हाँ बहुत सारे मछुआरे श्रीलंका की 34 मछुआरे श्रीलंका की जुडिशियल कस्टडी में हैं और तो उनको हम छुड़वाने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन देखो इशू को ना थोड़ा और डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है, क्योंकि देखो इस एरिया में ना इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एरिया है ना, यहां पे ना हर साल 61 डेज के लिए ना फिशिंग पे बैन लगा दिया जाता है कि कोई भी मछुआरा यहां पे जाके मछली नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? क्योंकि देखो साल भर मछली पकड़ने की एक्टिविटी चलती है, जिस वजह से यहां पे मछलियों का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए ना सरकार बैन लगा देती है कि कोई नहीं पकड़ेगा मछली, मछलियों की ब्रीडिंग अच्छे से होने दो, यंग मछलियों को आप जवान होने दो, मतलब जो स्टॉक खत्म हो गया उसे एक बार रिकवर करने दो। तो हर साल 60 डेज के लिए ये बैन होता है, इस साल भी था। बट देखो जैसे ही ये बैन खत्म होता है ना, सारे मछुआरे अगले दिन मछली पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं, एकदम से भीड़ लग गई, क्योंकि 2 महीने तक किसी ने पकड़ी नहीं। तो 61वें दिन 62वें दिन सारे के सारे मछुआरे बिना किसी छुट्टी के भाग के आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना कन्फ्लिक्ट की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि 2 महीने के लिए बैन रहा और बैन के बाद एकदम से मछुआरों की तादाद बढ़ गई। तो फिर यहां पे इस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और यही हुआ। 60 दिन का बैन था और बैन हटने के बाद एकदम से ज्यादा मछुआरे आ गए। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, अभी ना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह कहा है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो 2 साल पहले हुई थी, उस मीटिंग को फिर से रिवाइव किया जाए फिशरमैन इशू को रिजोल्व करने के लिए। अभी तक देखो बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचे तो गए हैं, कुछ कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की गए हैं, लेकिन वो सफल साबित नहीं हुए हैं सॉल्यूशंस। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक सेकंड आप रुकिए। जैसे देखो डीप सी फिशिंग है, मतलब डीप सी में जाके फिशिंग करना। अब इसके लिए आपको स्पेशल वेसल्स चाहिए,
स्पेशल बोट्स चाहिए, लेकिन फिशरमैन के पास में इतना पैसा नहीं कि वो डीप सी फिशिंग के लिए वेसल्स परचेज कर सकें। सरकार कहती है हम सब्सिडी देंगे, बट अभी तक देखो बहुत कम वेसल्स के लिए सरकार ने सब्सिडी दी है, ज़्यादा वेसल्स के लिए सरकार सब्सिडी नहीं दे पाई है। तो डीप सी फिशिंग वाला जो आइडिया है अभी उतना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है मैरीन केज फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि सी में ना एक पर्टिकुलर एरिया को इंक्लोज करके वहीं पे फार्मिंग की जाए मछलियों की, लेकिन यह भी ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ उसका है। सी वीड कल्टीवेशन, सी वीड को कल्टीवेट करना आइडिया अच्छा है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सी रेंचिंग, सी रेंचिंग में क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में यंग फिशिस को समुद्र में इंट्रोड्यूस करके मछलियों के स्टॉक को फिर से रिफिल करने की कोशिश की जाती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सी रेंचिंग। यह भी अभी तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कुल मिला के देखो राइटर बोलते हैं पिछले कुछ सालों में जो भी आइडियाज सोचे गए हैं ना कि इंडिया की साइड भी मछलियों का स्टॉक अच्छा खासा मिले और भारतीय मछुआरों को वहां पे ना जाना पड़े श्रीलंका की साइड में, तो वो आइडियाज कहीं ना कहीं अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। इस वजह से ये जो इशू है भारतीय मछुआरों के बीच में और श्रीलंकन नेवी के बीच में, ये इशू बार बार इमर्ज होके आता रहता है। तो इस इशू को अगर रिजोल्व करना है ना, सबसे पहले देखो सरकार की तरफ से विल पावर चाहिए। श्रीलंका की नेवी पकड़ती है, सिर्फ तभी यह इशू सुर्खियों में आता है, तभी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। यह नहीं चलेगा। अगर आपको सदा के लिए रिजोल्व करना है तो सभी स्टेक होल्डर्स को बिठा के आप इसका सॉल्यूशन दो, और यह तभी पॉसिबल होगा जब देखो दो कंट्रीज के ऑफिशियल्स, फिशिंग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, तमिलनाडु के ऑफिशियल्स, इसके अलावा वहां पे श्रीलंका में जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स सब एक साथ बैठेंगे और डिस्प्यूट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने देखो पूरा इशू रिवाइज कर लिया पुराने आर्टिकल की सहायता से। अब देखो इस साल इवन 2024 में भी ना 30 इंसिडेंट सामने आ चुके हैं अरेस्ट के। 140 जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट किया गया, 200 बोट्स को जब्त किया गया श्रीलंका के द्वारा। और अब तो दिक्कत ये हो रही है लंबे लंबे समय तक अरेस्ट किया जाता है, बोट्स को आसानी से छोड़ा नहीं जाता, जबकि श्रीलंका में जैसा हमने समझा वहाँ के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशरमैन हैं उनके अपने इश्यूज हैं। बट अच्छी बात यह है अब दोनों देशों के जो फिशरमैन हैं उनके बीच में डिफरेंसेस को रिजोल्व करने के लिए कोशिशें स्टार्ट हुई हैं। जैसे ये 6th मीटिंग हुई जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज की। इसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की थी इस इशू पर। राइटर ये बोलते हैं देखो सरकार जो है ना वो डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट जो 2017 में लॉन्च हुआ था इसको तो अच्छे से इंप्लीमेंट करे ही करे, ये तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए है। लेकिन भारत सरकार को ना इवन श्रीलंका में जो नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशरमैन है ना उनके लिए भी कोई सूटेबल स्कीम चलानी चाहिए ताकि वो भी सिविल वार से उबर सकें। सिविल वार में जो उनको नुकसान हुआ था ना उससे वो उबर सकें। और श्रीलंका के जो फिशरमैन है ना उनको भी ये समझना चाहिए, आप एकदम से तमिलनाडु और इंडिया के फिशरमैन को ये मत बोलिए कि यहाँ पे आप फिशिंग करने के लिए मत आइए। कम से कम उन्हें एक ट्रांजिशन पीरियड दीजिए। ट्रांजिशन पीरियड 5 साल का हो सकता है, कितने भी सालों का हो सकता है कि हाँ धीरे धीरे आप यहाँ पे आना बंद कर दीजिए, ताकि मीनवाइल सरकार उनके लिए जो डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट चला रही है वो प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। ये श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रोविंस के मछुआरों को समझना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट पार्टीज गेट रॉन्ग अबाउट एग्रीकल्चर। अब इसमें देखो 1-2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी ना आपको पता है किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी पंजाब और हरियाणा के बीच में जो शंभू बॉर्डर है ना वहाँ पे किसान बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते थे लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें हरियाणा पंजाब के बीच में बॉर्डर पे रोक दिया था। उससे पहले 2020-21 में भी एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा किया गया 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट। अब राइटर ये बोलते हैं इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ को यूँ लग रहा था जैसे कांग्रेस को कि हरियाणा में हम आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि फार्मर का जो इशू है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और भर भर के हमें वोट मिलेंगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस इलेक्शन हार गई, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। उसी प्रकार से वेस्टर्न यूपी में भी जहां किसान प्रोटेस्ट काफ़ी हावी था वहां पे भी लग रहा था कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
भर भर के सीट्स मिलेंगी अपोजिशन पार्टीज को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी में बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब हुई, लेकिन वेस्टर्न यूपी में रिलेटिवली ठीक रही। तो ऐसा क्यों है? राइटर ना अब बताते हैं कि देखो सिचुएशन ना चेंज हो चुकी है। सिचुएशन कैसे चेंज हुई है? देखो पहले क्या हुआ करता था, जिस कम्युनिटी के पास में लैंड था ना, फॉर एग्जांपल हरियाणा में जाट कम्युनिटी के पास में लैंड, डोमिनेंट कम्युनिटी जाट कम्युनिटी, और पॉलिटिक्स में भी इन्हीं की पावर, पॉलिटिकल पावर भी जाट कम्युनिटी के पास में, यही कम्युनिटी फार्मर्स और इन्हीं के पास में लैंड। तो ना सरकारें क्या किया करती थी, मतलब पार्टीज क्या किया करती थी, एक जो डोमिनेंट कम्युनिटी फार्मर कम्युनिटी, उनको खुश कर लिया तो उनका सत्ता में आना तय हो जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम भी बिल्कुल सिंपल था। किसानों को खुश किया, किसान अपनी फसल मंडी में बेचते, और मंडी में ज़्यादातर जैसे बनिया कम्युनिटी के लोग, वो ट्रेडर, सिंपल सिस्टम था। लेकिन ना अब एग्रीकल्चर में सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले जो बाकी वर्कर्स थे ना, जैसे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, वो एज ए मजदूर काम किया करते थे खेतों में। बट अब एग्रीकल्चर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ट्रांसपोर्टर अलग से कम्युनिटी बन के आई है। अब बहुत लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, जो जिनके पास पहले मजबूरी होती थी कि उन्हें सिर्फ खेतों में ही काम मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब अलग अलग सेक्टर्स में ना जॉब जनरेट हो रही हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में कितने अलग अलग कास्ट के लोग काम करते हैं, समझ रहे हो बात? कोल्ड स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे नए एवेन्यूज खुल गए हैं जॉब्स के। तो पहले जो मजबूरी हुआ करती थी जैसे दूसरी कास्ट के लोगों के, कि वो डोमिनेंट कास्ट के खेतों में जाके काम करते थे, अब उनकी मजबूरी नहीं है, अब उनको दूसरी जगह भी जॉब्स मिलने लगी हैं, और मजदूरों की जगह ले ली है मशीनों ने। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब सिर्फ ना किसान कम्युनिटी को खुश करके कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। और कांग्रेस ने ना यही गलती की हरियाणा में, उन्होंने ना सिर्फ एक कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश की, जो फार्मर कम्युनिटी थी। लेकिन जो एग्रीकल्चर चैन में, कोल्ड स्टोरेज में जो लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज है ना सप्लाई चेन में, वहां पे जो इतने सारे लोग काम करते हैं ना, तो अपोजिशन पार्टीज ने उन पे ध्यान नहीं दिया। जैसे इसको ना मैं आपको मॉल के एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। पहले क्या हुआ करता था, पहले दुकानें सिंपल हुआ करती थी, जैसे ग्रोसरी स्टोर है, आप गए वहां पे आपने सामान परचेज कर लिया, वहां पे कोई चौकीदार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक दो लोग काम करते हैं वहां पे किराना की दुकान पे। बट अब मान लीजिए मॉल खुल गया, अब मॉल में ना इतने सारे लोग काम करते हैं, मॉल में रिटेल की शॉप्स हैं, रिटेल की शॉप्स में लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की लोग करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग सफाई का काम करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की जॉब्स हैं मॉल में। तो वही आजकल एग्रीकल्चर में हो गया है। सिर्फ जिनकी दुकानें हैं आप उनको खुश करके मॉल को नहीं जीत सकते, उसी प्रकार से सिर्फ किसानों को खुश करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो बहुत पावरफुल हो गए हैं पिछले कुछ समय में। पॉलिटिकल अगर ताकत के हिसाब से देखें तो उन पे ध्यान नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसी वजह से वो हरियाणा में इलेक्शन हार गए, और वेस्टर्न यूपी में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट्स ज़्यादा नहीं आई। मेन पॉइंट यही है इस आर्टिकल में, अब कुछ खास पॉइंट है नहीं। अब लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ईरान वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में बात हुई, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, डी एस्केलेशन की गुहार लगाई ईरान ने इंडिया से, और दोनों के बीच में रिश्तों को आगे ले जाने का बहुत स्कोप है। सिर्फ छबार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रूड ऑयल और गैस के मामले में ईरान काफ़ी आगे है, और छबार पोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मज से बाहर है, इसलिए अगर कभी लड़ाई भी हुई तो इस पर असर नहीं पड़ेगा। और छबार पोर्ट के एक टर्मिनल के लिए 10 साल के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया है। फिर कैसे ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी हासिल कर सकता है वो भी हमने डिस्कस किया, जैसे छबार जाहिडन तक रेल लिंक, उसके बाद में रोड एक्सटेंशन, फिर जाहिडान, फिर आगे जरान अफगानिस्तान में से लेके दिलाराम तक हाईवे बना हुआ है। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी की हमने बात की कि ईरान बहुत ज़्यादा छोटे ड्रोन बनाता है और शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, तो कोऑपरेशन का स्कोप है। पोर्ट कॉल्स हो सकती हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ ईरान के पोर्ट्स पे इंडिया की नेवी शेयर कर सकती हैं। लेकिन रिश्तों को ना डीहाइफनेट करने की आवश्यकता है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो रशिया की तरह इंडिया को ना अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना होगा।
तो राइटर ने ये बोला था जो डीप सी प्रोजेक्ट इंडिया ने चलाया है ना 2017 में, उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। इसके अलावा श्रीलंका में भी नॉर्दर्न प्रोविंस के जो फिशरमैन है ना, उनकी वेलफेयर के लिए कोई स्कीम सरकार लॉन्च कर दे। और श्रीलंका के फिशरमैन को समझना चाहिए कि भाई आप ट्रांजिशन पीरियड रखो, ऐसा सीधा सा आप बोलोगे कि हाँ भाई कल से आना छोड़ दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोनों देशों के फिशरमैन को ना एक दूसरे के कंसर्न समझने चाहिए और सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड कुछ तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए भी। फिर इसके बाद देखो, ये हमने थोड़ा पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल डिस्कस किया, इसमें कुछ खास पॉइंट निकला नहीं, बस सिंपल सा एक पॉइंट था कि पहले जो फार्मर कम्युनिटी थी ना, पॉलिटिकल भी वही डोमिनेट करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब एग्रीकल्चर में ना दूसरे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी आ गए हैं, तो सिर्फ फार्मर कम्युनिटी पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं करती। इसका नतीजा हमें देखने को मिला, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, इंडिया ईरान रिलेशन से संबंधित ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।